Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study BRICS. तो क्या है ब्रिक्स? ये नाम जो एक सिंपल से एक्रोनिम से शुरू हुआ था, आज एक बहुत बड़ी ग्लोबल फोर्स बन चुका है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक ऐसी संस्था जहां कई देश मिलकर कॉमन गोल्स पर काम करते हैं। और देखिए, ब्रिक्स को आज वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है। ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में इंडिया इस ग्रुप का चेयर होगा, जिससे भारत ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस के बिल्कुल सेंटर में होगा। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम इसकी शुरुआत से देखेंगे कि ये आइडिया आया कहां से। फिर हम देखेंगे कि ये ग्रुप कैसे बड़ा हुआ, यानी इसका एक्सपेंशन। उसके बाद हम इसके इंजन रूम को समझेंगे, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इसे पावर देते हैं। फिर इसका ग्लोबल इंपैक्ट एनालाइज करेंगे कि ये वेस्ट को कैसे काउंटर बैलेंस कर रहा है। और आखिर में इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको भी क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी ओरिजिन स्टोरी से शुरू करते हैं। ये बड़ी फैसिनेटिंग जर्नी है कि कैसे फाइनेंस की दुनिया से निकला एक सिंपल सा इन्वेस्टमेंट टर्म एक पावरफुल ग्लोबल पॉलिटिकल अलायंस बन गया। तो बात है साल 2001 की। गोल्डमैन सैक्स में एक इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओनील। उन्होंने ब्रिक टर्म को कॉइन किया। आप ध्यान दीजिए, ये कोई पॉलिटिकल आइडिया नहीं था, बल्कि एक प्योरली इकोनॉमिक ऑब्जर्वेशन थी। उनका एनालिसिस ये कहता था कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज के पास इतना पोटेंशियल है, इतना बड़ा लैंड मास, इतनी यंग पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफिक्स, और इतनी फास्ट जीडीपी ग्रोथ कि 21st सेंचुरी के मिड तक इनकी जो कंबाइंड इकोनॉमी है वो G7 कंट्रीज यानी दुनिया की टॉप इंडस्ट्रियल नेशन से बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये टर्म सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट की थ्योरी बनकर नहीं रह गया। इस टाइमलाइन को देखिए। 2006 में इन चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स न्यूयॉर्क में पहली बार ऑफिशियली मिले, एक इकोनॉमिक आइडिया को पॉलिटिकल रियलिटी में बदल रहे थे। फिर 2009 में रशिया के येकतरीनबर्ग शहर में पहला फॉर्मल ब्रिक्स समिट हुआ, और 2010 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप में शामिल होने का इन्विटेशन मिला। इसके बाद ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। साउथ अफ्रीका को जोड़ना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि इससे इस ग्रुप को पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की रिप्रेजेंटेशन मिल गई और ये एक सच्चा ग्लोबल साउथ अलायंस बनने की तरफ बढ़ गया। लेकिन ब्रिक्स की कहानी इन 5 देशों पर ही नहीं रुकी। हाल ही में इसने एक बिग बैंग एक्सपेंशन किया है, जिससे इसकी रीच और इन्फ्लुएंस दोनों ही काफी बढ़ गए हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 5 से बढ़कर ब्रिक्स में अब 11 फुल मेंबर्स हैं। यह सिर्फ एक नंबर का इंक्रीज नहीं है, बल्कि एक पावरफुल स्टेटमेंट है। इस एक्सपेंशन से ब्रिक्स ग्लोबल मेजॉरिटी यानी उन डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने का दावा करता है जिनकी आवाज ग्लोबल फोरम्स में अक्सर उतनी सुनी नहीं जाती। फाउंडिंग मेंबर्स तो हम जानते ही हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब जो नए मेंबर्स जुड़े हैं उन पर ध्यान दीजिए। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सऊदी अरेबिया और यूएई को इंक्लूड करने से ब्रिक्स का कंट्रोल ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर बढ़ गया है। ईरान को शामिल करना वेस्टर्न सैंक्शंस के खिलाफ एक क्लियर जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इजिप्ट और इथियोपिया को जोड़ने से अफ्रीका में इसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ गई है, और इंडोनेशिया से साउथ ईस्ट एशिया में इसकी प्रेजेंस स्ट्रांग हो गई है। लेकिन देखिए, जब 11 फुल मेंबर्स हो जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग और सबकी सहमति बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2024 में एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला गया, एक नई पार्टनर कंट्री कैटेगरी। ये उन देशों के लिए है जो ब्रिक्स के साथ कोलैबोरेट तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी फुल मेंबरशिप के लिए तैयार नहीं है। इससे ब्रिक्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, बिना ग्रुप को अनमैनेजेबल बनाए। अब बात करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस की जो ब्रिक्स को उसकी असली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर देते हैं। इन्हें आप वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का ब्रिक्स का जवाब भी कह सकते हैं। यहां एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। देखिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर उस देश के पास ज्यादा होती है जिसका कैपिटल शेयर ज्यादा होता है। मतलब पैसा दो, पावर लो। और इनके लोन्स के साथ अक्सर पॉलिटिकल कंडीशंस जुड़ी होती हैं, जैसे कि अपनी इकोनॉमी को हमारे हिसाब से ओपन करो। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ब्रिक्स के इंस्टीट्यूशंस जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक वन कंट्री वन वोट के प्रिंसिपल पर बने हैं। यहां किसी एक देश के पास वीटो पावर नहीं है और फोकस सिर्फ डेवलपमेंट पर है, बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के।
अगर स्पेसिफिकली देखें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी, जिसका हेडक्वार्टर्स शंघाई में है, एक डेवलपमेंट बैंक की तरह काम करता है। इसका मेन काम है मेंबर कंट्रीज में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, पोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना। वहीं दूसरी तरफ है कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट या सीआरए। ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह है। मतलब ये एक इमरजेंसी फंड है। अगर किसी मेंबर कंट्री को फॉरेन करेंसी की अचानक जरूरत पड़ जाए तो सीआरए उन्हें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट देता है ताकि उनकी इकोनॉमी स्टेबल रहे। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। ब्रिक्स आज ग्लोबल स्टेज पर इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये दुनिया के इकोनॉमिक इंजन में एक आने वाले हिस्टोरिक शिफ्ट का प्रतीक है। ये स्लाइड इस पूरे एनालिसिस का सबसे क्रिटिकल टेक अवे है। ये बार चार्ट ग्लोबल जीडीपी का शेयर दिखा रहा है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के टर्म्स में। पीपीपी क्या है? सिंपल शब्दों में पीपीपी अलग अलग देशों की करेंसीज की परचेजिंग पावर को कंपेयर करता है और ये जीडीपी को मेजर करने का एक ज्यादा आमना सामना का तरीका है। तो इसके हिसाब से ब्रिक्स का कंबाइंड शेयर अब ग्लोबल जीडीपी का लगभग 40% हो चुका है, जबकि G7 का शेयर अब सिर्फ 30% रह गया है। मैसेज बिल्कुल साफ है, दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब वेस्ट से ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसी इकोनॉमिक शिफ्ट से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है मल्टीपोलर वर्ल्ड का। एक ऐसी दुनिया जहां पावर किसी एक सुपर पावर या एक पावर ब्लॉक के पास नहीं, बल्कि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ब्रिक्स इस मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाने का सबसे बड़ा जरिया माना जा रहा है। यह वॉशिंगटन सेंसस का एक रियल ऑल्टरनेटिव देता है। अब वॉशिंगटन सेंसस क्या है? ये वेस्टर्न इकोनॉमिक पॉलिसीज का एक सेट है, जैसे प्राइवेटाइजेशन, फ्री ट्रेड, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक प्रमोट करते हैं। ब्रिक्स कहता है कि हर देश को अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना डेवलपमेंट मॉडल चुनने का मौका मिलना चाहिए। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाने के लिए ब्रिक्स कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स ले रहा है। पहला, डी डॉलराइजेशन, यानी ग्लोबल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना और लोकल करेंसीज में ट्रेड को बढ़ावा देना। ऐसा क्यों? ताकि यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस का असर कम हो। दूसरा, ब्रिक्स पे डेवलप करना। यह स्विफ्ट नेटवर्क का ऑल्टरनेटिव है, जो कि एक वेस्टर्न कंट्रोल्ड ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है। अपना सिस्टम होने से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ेगी। तीसरा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की मांग करना, ताकि इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। और चौथा, इंडिया जैसे मेंबर्स के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ाना, यानी ऐसी कैपेसिटी डेवलप करना कि इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के ले सके। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। अब एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इस बड़े ग्रुप के सामने इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स क्या-क्या हैं। इसके सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला, द कंसेंसस गैप। जब 5 देश थे, कंसेंसस बनाना आसान था। अब 11 अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स और नेशनल इंटरेस्ट वाले देशों के बीच हर मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरा, इकोनॉमिक हेट्रोजेनिटी। एक तरफ चाइना है जो एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है, और दूसरी तरफ रशिया जिसकी इकोनॉमी सैंक्शंस झेल रही है। ये जो फर्क है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग में टेंशन क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ा इंटरनल चैलेंज है इंडिया और चाइना के बीच का ट्रस्ट डेफिसिट और बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो ग्रुप की यूनिटी को कमजोर कर सकता है। और तीसरा, वेस्टर्न प्रेशर। जैसे जैसे ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन जैसे कदम उठाएगा, यूएस और यूरोपियन यूनियन का डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक पुशबैक भी जरूर बढ़ेगा। तो आखिर में सवाल यही उठता है, इतने डाइवर्स मेंबर्स और इतने एम्बिशियस गोल्स के साथ क्या ब्रिक्स वाकई एक नया, मोर इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर बना पाएगा, या फिर ये अपने ही इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की बोझ तले बिखर जाएगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।